बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो दोबारा हो चुका है इस्तांबुल में। क्या ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है ये आपको कामयाब होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहला और दूसरा दौर तो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। क्या ये मुज़ाकरात आपको कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए दानिश भाई, बात ये है कि मुज़ाकरात कामयाब होने का मतलब ये है कि अमन आ जाए। तो मुज़ाकरात कामयाब हों, ना हों, फ़िलहाल मुझे 6 दिसंबर से पहले अफ़गानिस्तान की साइड स्पेसिफ़िकली काम होती हुई नज़र नहीं आ रही। काम से मुराद मतलब सुकून में आती हुई नज़र नहीं आ रही, या प्रॉपर्ली अमन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कामयाबी होगी, लेकिन अगर हो भी गई तब भी अमन नहीं आता हुआ अभी नज़र आ रहा, अनफॉर्च्यूनेटली। ओके सर। सर, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप ये बात कर चुके हैं, आप ये बता भी चुके हैं कि ये भी मंज़ूर हो जाएगी, लेकिन मुश्किल से मंज़ूर होगी। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक इजलास हुआ और इस इजलास में सिर्फ़ एक शिक के अलावा 248-3 शिक के अलावा पीपल्स पार्टी ने बाकी तमाम जो शिकें हैं जिनमें तब्दीली हो रही है 27वीं तरमीम के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी कि पीपल्स पार्टी इस तरमीम की मंज़ूरी में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, जो कि उनकी अपनी इत्तेहादी है और उनके बगैर उसको मंज़ूर करना भी बहुत मुश्किल है। आज सर वफाकी काबीना का इजलास होगा। आज जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा और उन्होंने इस मसवदे की मंजूरी देनी है। सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नून लीग के लिए कितना मुश्किल होगा इस तरमीम को मंजूर करवाना और ये कितना बेनिफिट या नुकसानदेह हो सकता है हुकूमत के लिए? देखिए दानिश भाई, मैं आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस दूँगा 26वीं आईनी तरमीम। नो डाउट उस वक़्त मैं आपके साथ व्लॉग नहीं करता था, लेकिन मैं दूसरे जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी भाई हैं, उनके साथ मैं करता था। तो उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि गले की हड्डी बन गई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको जो बताया वो आप समझें, उसके ऊपर गौर करें। 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस तरमीम के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के अंदर आएँगे वो अच्छे नहीं हैं। स्पेसिफिकली जो अवाम है, मुझे 15 नवंबर के बाद मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल टर्मॉइल है ना, वो आता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो तरमीम की वजह से हो या कोई और रीज़न की वजह से हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में थोड़ी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल नज़र आती है 15 नवंबर के बाद। तो इस आईनी तरमीम का मुस्तकबिल ज़रा डामाडोल नज़र आता है मुझे। सर, आईनी तरमीम का मुस्तकबिल तो बिल्कुल मुझे भी डामाडोल ही दिखाई दे रहा है और कई तजज़ियाकार भी कह रहे हैं। लेकिन सर, मैं इमरान खान साहब के हवाले से जानना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के सोशल मीडिया यार नाम तो खान साहब का हो रहा है इस्तेमाल सोशल मीडिया पे, लेकिन जो पीछे उनकी सोशल मीडिया टीम है, वो बेसिकली इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ और जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान है, कारकुनान है, रहनुमा है, इस कदर सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सर मिसाल नहीं मिलती। क्या सर इस रवैये के साथ, इस बिहेवियर के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते या कोई रिलीफ़ पाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे नहीं पता कि उनका ये जो ट्विटर हैंडल है और ये जितने भी अकाउंट, आई डोंट नो, वो कौन सँभाल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि खान साहब, अगर उनके पास वाक़ई ये सब चीज़ों की रसाई होती, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो मुझे लगता है बहुत क्लियर मैसेजेस आते। इतने सख्त अल्फाज कौन इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली ये खान साहब के लिए प्रॉब्लम बना सकती है। और जहाँ तक पीटीआई का सवाल रहा, पीटीआई भी अभी मुश्किल दौर में है। इसका दौर इस महीने के आखिर में ख़त्म होगा, और इससे पहले अगर इन्होंने कोई भी छोटी-सी गलती कर दी, तो यूँ समझें कि इन्होंने जो 2.5 साल मुश्किलात के गुज़ारे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा ये लोग खुद एक गलती की वज़ह से कर देंगे। और टाइम बहुत क्रिटिकल है, जैसे मैंने बताया है, जो सितारों की चाल है ना, वो 1 महीने में, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसी महीने 11 तारीख को, 28-29 को सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। तो जब भी मेजर प्लैनेट 1 महीने के अंदर ट्रांज़िशन करते हैं ना,
तो आने वाला वक्त और वो महीना पर्टिकुलरली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप याद रखिएगा। जिसके बारे में हम डेफिनेटली दिसंबर में भी बात करेंगे कि हमने जो ये बात की थी, आज 6 तारीख है मेरे पास, उसके क्या, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में क्या आपके ख्यालात हैं, और इसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली क्या चेंजेस हमें नजर आएंगे। सर, अभी आपने बल्कि आपने पहले भी ये बात कर रखी है कि खान साहब के अपने ही दुश्मन हैं, जो अपने ही लोग हैं जो उनको डुबो रहे हैं। जैसे अली मीर गंडापुर का भी किया। अब सर ऐसा है कि जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यूँ महसूस होता है कि अपने ही इमरान खान साहब को चाहते हैं कि वो जेल से बाहर ना आएँ। ज़ायचा क्या बता रहा है खान साहब? ज़ायचे में भी कोई ऐसी चीज़ है कि उनको अपने ही नुकसान पहुँचा। वो तो उनका बाय बर्थ ही ऐसा जायचा है। मेरे पास जो वक्ती जायचा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वक्ती जायचे में ये महीना खान साहब को फेवर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर ये लोग आई डोंट नो कोई जानबूझ के करता है, क्यों करते हैं, लेकिन जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसके हिसाब से खान साहब को फेवर मिलना शुरू हो जाएंगे इस महीने में। आपने एक प्रेडिक्शन की थी सर, आज से 2 रोज़ कबल आपने कहा था कि 24 से 48 घंटे अगले जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इंडिया या अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई अटैक, कोई ऐसी प्रॉक्सी सरगर्म हो सकती हैं, जो दोबारा से जंग की तरफ मामलात को लेके जा सकती हैं, और आपने बताया बताया हुआ है कि 15 नवंबर तक हालात कशीदा हो सकते हैं। आज सर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि चमन बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से शदीद किस्म की बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान फ़ोर्सेस की तरफ से, बॉर्डर फ़ोर्सेस की तरफ से सख्त किस्म का जवाब दिया गया और बताया जा रहा है, अफ़गानिस्तान में कई जो उनकी पोस्टें हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इस वाक़ये के बाद पूरे बलूचिस्तान में 1 महीने के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ कर दी गई है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं, मामला किस खराबी की तरफ जा रहे हैं। अव्वल तो सर मैं एक क्लिप शेयर कर दूँ, आपने जो प्रेडिक्शन की थी इस हवाले से, वो नाज़रीन आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की यही बात की है, इसमें इंडिया भी पॉसिबल है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली से लेके 15 तक ये दुनिया में जंगों के बादल मंडला रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई नए आस के लिए। जी, तो नाज़रीन आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फ़रमाया। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, क्या ये मज़ीद एस्केलेट हो सकती है? क्योंकि बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में, पूरे सूबे में दफ़ा 144 1 महीने के लिए नाफ़िज़ कर दी गई है, अमन और अमान के हवाले से। अमन और अमान की सूरत-हाल क्या देख रहे हैं आप? क्या दानिश भाई, बात ऐसी है कि अभी आपको मैंने एक और प्रेडिक्शन दी थी, शायद आपके ज़हन में नहीं होगी। मैंने बोला था आपको साउथ ज़ोन भी मार्स के ट्रांज़िट की वज़ह से एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूँ तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अब तो मेरे ख़्याल से हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा कि 2 ज़ोन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। साउथ ज़ोन 27 अक्टूबर से एक्टिव है। आपने एक चीज़ नोटिस की है, अगर कोई वाक़ई नोटिस कर रहा होगा तो उसने फ़ील किया होगा। साउथ ज़ोन मार्स की वजह से एक्टिव हुआ है, और मार्स जो है फायर एलिमेंट है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, साउथ जो है बलूचिस्तान की तरफ पड़ता है, पाकिस्तान का है। और अगर हम इसको देखें तो मैंने कहा था फायरी एलिमेंट साउथ की तरफ एक्टिवेट है। आपने 2-4 दिन पहले शायद कराची में आग लगने के 2-3 इंसिडेंट सुने हैं। इसके बाद अब ये जो मामला हुआ है, ये खुदा ना खास्ता मुझे थोड़ा तवील होता हुआ दिख रहा है, और अल्लाह ना करे ये जो 1 महीने की इन्होंने आपने कर्फ्यू की जो बात की है, ये कोई इतनी अच्छी बात मुझे साउंड नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन ज़रा मुश्किल से भरे हुए हैं, एंड डेफिनिटली इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान की वो कुछ ज़्यादा एंटिसिपेट कर रही है, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल कि वहाँ के हालात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होते हुए आपको नज़र आएँ। और मैंने आपको 5, 8 और 11 की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है। और आप देख सकते हैं ये वाक़या मेरे ख़्याल से 5 की शब को हुआ है या 6 की शब को हुआ है, इसी तरह से, क्योंकि मून की ट्रांज़िट ढाई दिन की होती है, तो ऑलमोस्ट 1 दिन के आगे-पीछे आप आगे-पीछे लगाया करें, ऐसा नहीं है एग्ज़ैक्टली सेम डेट होता है। वो कोइंसिडेंट हो जाता है कि हम बोलते हैं सेम डेट, लेकिन मून की ट्रांज़िट ढाई दिन में एक हाउस से होती है। तो ढाई दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 7-8 जो 2 दिन है अगले, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। फिर 10, 11, 12 इनको भी काउंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, और मैं स्पेसिफिकली आपको इंटीमेट कर रहा हूँ 11-12 तारीख, 10, 11, 12 ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीज़न ये है कि जुपिटर जो रिसेंटली अभी कैंसर में ट्रांज़िट किया है,
सेम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 25 से 20 से 25 दिनों के बाद वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, कैंसल है। और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेके। आई बिलीव एंड आई होप कि यहाँ से मामलात जो है सिचुएशन कंट्रोल में आनी चाहिए। जो कि मैंने मैक्सिमम आपको 15 दिया हुआ है कि 15 नवंबर के बाद से यहाँ पे मामलात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दिए जाए। इंशाल्लाह सर हमारी दुआ भी यही है और उम्मीद भी है कि बॉर्डर पे जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएँगे। सर आपकी एक और प्रेडिक्शन है, ईरान के हवाले से आपने बता रखा है, आपने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही मुझे बताया था कि ईरान से भी आपको कोई खबर आने वाली है। सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं कि ईरान में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत भी बन सकती है और ऐसा ही हुआ। ईरान ने ये ऐलान किया, बरमला ऐलान किया कि हम अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको मज़ीद मज़बूती से तमीर करने जा रहे हैं। उसके बाद आज ईरान ने एक और बड़ी खबर दी है दुनिया को। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो है वो दफ़ाई मुआहदा करने जा रहे हैं या उन्होंने इसमें शामिल होने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। लेकिन अहम बात ये है, क्या ईरान को इस दफ़ाई मुआहदे का हिस्सा बनाया जाएगा? सर आपसे यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या ईरान आपको इस दफ़ाई मुआहदे का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि ईरान का इस दफ़ाई मुआहदे का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि ईरान का बराह रास्त जो दुश्मन है, एनिमी है, वो है अमेरिका। इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्या वो शामिल हो सकता है सर? देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है, आपको सुन के हैरानी होगी लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर इन्होंने रिक्वेस्ट या अपनी जो पार्टिसिपेशन की जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन या जो भी रिक्वेस्ट व्हाटएवर वो 6 दिसंबर के बाद रखी पाकिस्तान के साथ, तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ईरान को ऐड ऑन कर लिया जाएगा। मुझे पता है अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठेंगे लेकिन जो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस हो रही है ना आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँगी विद इन 2 मंथ्स जो आपने नहीं सोची होंगी। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ईरान ने ये रिक्वेस्ट 6 दिसंबर के बाद की ऑफिशियली लेवल पे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन चांसेस कम है बट स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ 25% है, डिनायल की पॉसिबिलिटी 75% है। लेकिन हम 1% की पॉसिबिलिटी को भी काउंट करते हैं तो ये तो 25% पॉसिबिलिटी है। ओके सर। अच्छा सर, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा अर्ली हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है आप इस हवाले से कोई बता दें कि सितारे क्या बता रहे हैं, मामलात क्या बता रहे हैं दुनिया के। अगर ईरान इस मुआहदे में शामिल हो जाता है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान तीनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक का ये इत्तेहाद बन जाएगा नेटो जैसा, तो ये तो मगरिब को या अमेरिका को बिल्कुल कबूल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, तो आप क्या प्लानिटरी पोज़ीशन इस वक़्त देख रहे हैं मौजूदा, जो इन चीज़ों को अफ़ेक्ट कर सकती हैं ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए या खुदा न ख़ास्ता सऊदी अरब के लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं? ये भी काइंडली बता दें। देखिए मेरे ख़्याल से तो पाकिस्तान कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में फँस चुका हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं ईरान का मसला होगा तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान कुछ और प्रॉब्लम्स में फँस चुका हुआ है, जो कि शायद अभी हमारे नज़र में नहीं आ रहे। मैंने बहुत दफ़ा अलग व्लॉग में बताया है कि शायद गज़ा का जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है जहाँ पे अपनी फ़ोर्सेस भेजनी है, ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अल्लाह करे ना हो ऐसा, लेकिन मेरी रीडिंग्स बता रही हैं क्योंकि जब जब भी राहु जुपिटर के ट्राइन में सैटर्न के एस्पेक्ट्स में आता है ना, तो वो चीज़ें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली। और इस वक़्त यही ट्राइन ऑलमोस्ट बना हुआ है। नो डाउट राहु ट्राइन में नहीं है लेकिन जुपिटर सैटर्न के एस्पेक्ट्स में है तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं अभी पाकिस्तान की फ़ेवर में नहीं आएँगी। जैसे कि जैसे कि आपको याद होगा पहला जब लूनर इक्लिप्स हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा हुआ था सऊदीया का, वो टाइम और इस टाइम में बड़ा फ़र्क है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ईरान से मुआहदा हुआ जिसके कम चांसेस हैं, 6 दिसंबर के बाद हुआ, तो पाकिस्तान मज़ीद प्रॉब्लम में आ जाएगा। बट 6 दिसंबर के बाद याद रखिएगा मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के लिए फिर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, जहाँ पे कोई न्यू एमओयू साइन होने वाला है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।